स्टूडेंट, मैं आपके टीचर स्वागत करती हूँ आप सबका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। और हम आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो पाठ का नाम है जागरण गीत। जागरण होता है जागना, ठीक है, और उसके ऊपर एक गीत है। पाठ परिचय। हमारे भारतीय हिंदी साहित्य में अनगिनत ऐसे कवि हुए हैं जिनकी रचनाएं हमें जीवन जीना, संघर्ष करना और हार न मानना सिखाती हैं। प्रस्तुत कविता में ऐसे ही आशावादी जीवन, साहसी जीवन जीने की सीख हमारे कवि महोदय दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं हमारे कवि महोदय। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उद्याचल सजाने आ रहा हूँ। तो शायद यहाँ जो बात हो रही है वो सूरज की हो रही है कि अब तुम सूरज उगने के बाद हम बहुत गहरी नींद में नहीं सो पाते हैं, हमारी ना नींद खुलती रहती है, कुछ खटपट होगी तुरंत नींद खुल जाएगी, ठीक है। तो ये सूरज की बात यहाँ पे चल रही है कि अब तुम गहरी नींद में नहीं सकोगे, मैं तुम्हें गीत गाकर सुनाने आ रहा। तो गीत कौन सा? जो चिड़ियाएं गीत चहचहाती हैं सुबह सुबह, मुर्गा बांध देता है, तो वही गीत है सूरज का, ठीक है। इतनी रोशनी फैल जाती है तो रोशनी में तो वैसी नींद नहीं आती। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उद्याचल सजाने आ रहा हूँ, कि मैं तुम्हें कहीं इधर उधर भटकने नहीं दूंगा और तुम्हारा रास्ता सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ, ठीक है। तो कह रहे हैं आज तक तुम कल्पनाओं में उड़ रहे थे, भगवान से साधना से दूर भाग रहे थे, अब तुम्हें आकाश में इस तरह उड़ने नहीं दूंगा, अब तुम्हें धरती पे बसाने आ रहा हूँ। सुख नहीं यह नींद में सपने सजोना, दुख नहीं है शीश पर गुरु भार ढोना। शूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूँ, ठीक है। सुख नहीं है कि नींद में सपने सजाना, कि सोते हुए सपने सजाना कोई सुख की बात नहीं हो, तो सिर्फ सपने ही होते हैं, ठीक है। सपने वो होते हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं और उसको पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। दुख नहीं है यह शीश पर गुरु भार ढोना, तो यानी गुरु की कही हुई बातों को मानना बिल्कुल भी दुख नहीं मानना चाहिए। गुरु की बातों को हमें अपने दिल से उनका पालन करना चाहिए। शूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उसको बनाना, अब तक तुम जिसे कांटा समझ रहे थे अब वो फूल बनाने आ रहा हूँ। देखकर मझधार को घबरा न जाना, हाथ में ले पतवार को घबरा न जाना, मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा, पार में तुमको लगाने आ रहा। तो बोले मझधार देखकर, यानी बीच में नैया देखकर घबरा मत जाना, हाथ में पतवार लेकर घबरा न जाना। पतवार क्या होती है? जिससे हम चप्पू जिसे बोलते हैं, नाव चलाते हैं, ठीक है। मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा, किनारे पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी थकने नहीं दूंगा और तुमको पार लगाने आ रहा हूँ। तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, तोड़ दो मन में बसी संकीर्णताएं, कि मन में जितनी भी श्रृंखलाएं हैं, जो भी तुम्हारे संकुचन जीवन में है, मन में है, उसको सबको तोड़ दो। बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूँ, कि बिंदु बनकर मैं तुम्हें बिल्कुल ढलने नहीं दूंगा, सिंधु से की तरह मैं तुम्हें उठाने आ रहा हूँ। तुम उठो धरती उठे, नवशीष शीर उठाए, तुम चलो गति में नई गति झंझनाए, विपथ होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा, प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्यारी सी कविता कि मैं तुम्हें प्रगति के पथ पर बढ़ाऊंगा, तुम्हें विपथ होकर यानी कि राह से भटक कर इधर उधर मुड़ने नहीं दूंगा, तुम उठो चलो और आगे बढ़ो। और ये प्यारी सी कविता हमें दी है सोहन लाल द्विवेदी जी ने। आगे हम पढ़ेंगे कवि परिचय। सोहन लाल द्विवेदी 12 फरवरी 1906 से लेकर 1 मार्च 1988 तक एक प्रसिद्ध हिंदी कवि थे, जिन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। वे अपने देशभक्ति, गांधीवादी विचारधारा और बाल साहित्य के लिए जाने जाते थे। द्विवेदी जी ने राष्ट्रीयता और गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत कई रचनाएं लिखी हैं। उनकी कविताओं में देश प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना मुख्य रूप से प्रकट होती है। उनकी प्रमुख रचनाओं में भैरवी, पूजा गीत, युगाधार, वासदत्ता, कुणाल, विश्वपान, बाल भारती, शिशु भारती और बच्चों के बापू शामिल हैं। उन्होंने बाल साहित्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1969 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। इनका निधन 1 मार्च 1988 को हो गया था। आगे हम देखेंगे शब्दार्थ। अस्ताचल पश्चिम दिशा, अरुण लाल, उद्याचल पूर्व दिशा, कल्पना सोच, शूल कांटा, मझधार धारा के बीचों बीच, श्रृंखलाएं कड़ियां बंधन, संकीर्णता, तंग दिली, विपथ होना, राह से भटकना।
आज्ञापन, गुरु, प्रगति, साधना, सिहरकर, अस्ताचल, पतवार, बिंदु, सिंधु, झंझनाहट, प्रगति, श्रृंखला। मानक वर्तनी का बदला स्वरूप, बिंदु, बिंदु, हिंदी, हिंदी। आगे हम बढ़ेंगे अभ्यास की ओर। अभ्यास, मौके के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शूल और फूल का क्या अर्थ है? किस में सुख नहीं है? विपथ होना किसे कहते हैं? कवि किस मार्ग पर ले जाना चाहता है? और कविता लिखने वाले कवि का नाम बताइए। तो ये सारे ही प्रश्न आपको कविता सुनने के माध्यम से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इनको आपको ओरली डिस्कस करना है। लिखित कोष्ठक में सही विकल्प के सामने 2 डॉट का निशान लगाइए। इस कविता के रचयिता कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा या मैथिली शरण गुप्त? तो है सोहनलाल द्विवेदी। कवि लोगों को क्या बनाना चाहता है? कर्तव्यनिष्ठ बनाना चाहता है, भगाना चाहता है, बलवान बनाना चाहता है? तो कर्तव्यनिष्ठ। ठीक है। अरुण का क्या अर्थ है? लाल, सूर्य या पुत्र? अरुण का अर्थ है सूर्य। विपथ होकर कवि लोगों के साथ क्या करना चाहता है? मैं तुम्हें मुड़ने, झुकने न दूंगा, चलने न दूंगा। तो वो कहते हैं झुकने न दूंगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कवि ने कल्पना रूपी डैश में उड़ान भरने से मना की है। कल्पना रूपी सपनों में, है ना। कवि डैश को फूल बनाने की बात कर रहा है। किसको? कांटों को। कवि रास्ते में रुके हुए घबराए हुए लोगों को सांत्वना देना चाहता है, हिम्मत देना चाहता है। कवि डैश और बेखबर लोगों को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का संदेश देता है। तो कवि जो है जो भटके हुए हैं और बेखबर लोगों हैं उनको रास्ता दिखाता है। यहाँ पर डैश के सामने उठने की बात कही गई है। तो ये आप पूरा करेंगे कविता को देखकर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि सबको किस मार्ग पर ले जाना चाहता है? अस्ताचल और उद्याचल का क्या तात्पर्य है? बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इसके बाद आप देखेंगे तो कल्पना शौक में विचरण करने वालों की क्या रचना चाहिए, को क्या करना चाहिए? कल्पना लोक में विचरण करने वालों को क्या करना चाहिए? प्रगति के पथ पर बढ़ने की बात कवि किन किन लोगों के संबंध में कह रही हैं? सोहनलाल द्विवेदी की रचनाएं हमें क्या संदेश देती हैं? ये सारे प्रश्न आपको कविता पढ़ने के माध्यम से पता चल जाएंगे। इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों को लिखकर पूरा कीजिए। अब ना गहरी नींद में सोने दूंगा, तुम्हें जगाने में आ रहा हूँ। शूल तुम डैश आ रहा हूँ, बिंदु बनकर डैश आ रहा हूँ, अतल डैश सजाने आ रहा हूँ। तो ये आप कविता से याद करेंगे और इनको भरेंगे। सही मिलान कीजिए। गहरी नींद, गहरी नींद क्या होता है? झंझनाए, सोना, सिर उठाए, उड़ने, बसाने। तो गहरी नींद का मतलब सोता है सोना। गीत गाकर, गीत गाकर क्या? तुम्हें झंझनाए, धरती पर उड़ने, आकाश में, धरती पर बसने, आकाश में उड़ने और नभ में सिर उठाए। तो इस तरह से आप इनको पूरे अच्छे से मिलान करेंगे। इसके बाद है दिए गए गीत का अर्थ समझकर लिखिए। देश देखकर मझधार तुम डगमगा ना जाना, तुम्हें पार लगाने आ रहा हूँ, है ना। तुम उठो धरती को देखो, इस तरह से जो था लाइनें थी। अब ना गहरी डैश सजाने आ रहा हूँ। तो ये आप पार्ट से पढ़कर याद करके लिखेंगे। उड़ान अपने मन की। अपने जीवन में यदि हमें संघर्ष करना पड़े तो खुद को कैसे तैयार करेंगे? हमारी प्रगति में ही देश की प्रगति है। इस बात का क्या अर्थ है? जब इंसान आगे बढ़ते हैं, जब एक देश के नागरिक पढ़े लिखे होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो देश के लिए एक रिसोर्स बन जाते हैं। और जब लोग एक देश के नागरिक पढ़ते नहीं हैं और कुछ नहीं करते हैं, कोई उनसे प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, तो वो देश के लिए बोझ बन जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है हम बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। भाषा और हम। मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। हवा से बातें करना। तो इसको हवा से बातें करना मतलब अपने आप में, अपनी दुनिया में गुम रहना। ठीक है। तो इस पे आप वाक्य बनाएंगे। हिम्मत हारना, हार जाना। ठीक है। हार मान लेना किसी भी चीज़ से। तो वाक्य बनाएंगे आप स्वयं से। इसके बाद है धरती आकाश एक करना, बहुत कड़ी मेहनत करना। ठीक है। पानी में दिए जलाना, यानी कि ऐसा कुछ कर दिखाना जो किसी ने सोचा ना हो। आवाज़ बुलंद करना, ज़ोर से, मतलब अपने इरादों को बुलंद करना, ज़ोर से अपने इरादों को चीख कर पूरा करने की कोशिश करना। और जंगल में मंगल करना, जो सोचा ना हो ऐसा कार्य कर देना, उसे जंगल में मंगल कहते हैं। इन पे वाक्य आप स्वयं से बनाएंगे।
निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो समानार्थी हमें यहाँ लिखने हैं। धरती को हम भूमंडल भी कहते हैं, सपना को हम स्वप्न कहते हैं, आकाश को नभ, पथ को राह, सिंधु को हम सागर भी कहते हैं, प्रगति को हम आगे बढ़ना कहते हैं, शूल होता है कांटा और साहस होता है हिम्मत। दिए गए शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। अस्ताचल, अस्ता जमा अस्त जमा आचल, उद्याचल, उदय जमा आचल, अरुणोचल, अरुण जमा आचल, विद्याचल, विद्या जमा आचल, किरणोचल, किरण जमा आचल, और पद्मासन, पद्म जमा आसन। तो इस तरह से आप इनके संधि विच्छेद करेंगे। दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करके लिखिए। तो यहाँ पे हमें वर्ण विच्छेद करना है। द प्लस ई, तो ये हो जाएगा दी। फिर उसके बाद प के नीचे हम लगाएंगे हलंत, प्लस अ प्लस क प्लस अ। ठीक है, तो इस तरह से हम इनका करेंगे संधि विच्छेद। मझधार, म प्लस अ, झ प्लस अ, ध प्लस आ, र प्लस अ। अस्ताचल, अ प्लस स, त प्लस आ, च प्लस अ, ल प्लस अ। इस तरह से आप इनका गहरी और विपथ का आप स्वयं से वर्ण विच्छेद करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रियापदों के काल लिखिए। तो हमें क्रियापदों के क्या लिखने हैं? काल लिखने हैं। कैलाश ने मंच पर अच्छा भाषण दिया, यानी वो भाषण दे चुका है, तो ये इसका क्रियापद का काल क्या हुआ? भूतकाल हुआ, पास्ट में हो चुका है। शिक्षक संस्कृत पढ़ा रहे थे, तो थे मतलब पढ़ा रहे थे मतलब वर्तमान में ही ये चल रहा था। ठीक है, तो इसे हम वर्तमान कहेंगे। स्टेशन पर गाड़ी आ चुकी होगी, तो यानी ये भी क्या भूतकाल में चल रहा है। ठीक है, हो आ चुकी होगी। ठीक है, भव्य मंच पर गीत गा रही है, तो ये वर्तमान में है। तुम अपना चित्र ठीक से बनाओगी, तो ये भविष्य काल में है। और कवि ने अच्छी कविता लिखी थी, तो ये भूतकाल में है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। तो यानी ये सुनने में तो एक जैसे हैं, लेकिन इनके अर्थ बिल्कुल अलग है। इनके हमें अर्थ लिखना है। तो जैसे हंस, हंस क्या होता है? एक पक्षी होता है। ठीक है, और हंस, हंस क्या होता है? मुस्कुराना। बार, बार मतलब बार बार कोई चीज़ करना। ठीक है, बार बार। और वार होता है दिन। कल होता है, एक तो चापाकल होता है जिसे हम नल भी बोलते हैं, जिसमें से पानी आता है, और एक होता है काल, जिसे हम समय बोलते हैं। तो बात होता है बातें करना, और बात होता है रास्ता। मात्र, माता, और मात्र मतलब एक मात्र। ठीक है, और नित मतलब होता है रोज, और नीति मतलब योजना। तो इस तरह से आप इनके अर्थ लिखेंगे। जीवन मूल्य, कवियों और लेखकों की कलम तलवार का कार्य करती है, इस बात का क्या अर्थ स्पष्ट है? तो उनकी, हाँ बिल्कुल, कवियों और लेखकों की कलम जो होती है वो तलवार का कार्य करते हैं, क्योंकि वो जो दिमाग में आता है उसको एकदम बढ़िया लिख डालते हैं। रचनात्मक कार्य, आशावादी होने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आशावादी मनुष्य असफलता में भी सफलता कैसे खोज लेता है? और हार न मानने वाले व्यक्ति सदा सफल क्यों होते हैं? तो ये आप अपने दोस्तों के साथ करेंगे डिस्कस। आगे है हमारे पास खोज कर लिखिए। निराशावादी सोच और आशावादी सोच के बीच क्या अंतर है? सोचिए और लिखिए। इंटरनेट के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता नर हो न निराश करो मन को इंटरनेट के माध्यम से लिखिए। तो ये आप इंटरनेट से करेंगे। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।